गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नया चैप्टर है। बहुत ध्यान से समझिए। अगर आराम आराम से समझेंगे पूरा चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो चैप्टर कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। हाँ, और एक चीज समझ नहीं आएगी, तो ध्यान ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करो तो जैसा आपको नाम से क्या पता लग रहा है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका केमिकल से रिलेशन, केमिकल रिएक्शन की बात होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करने की केमिकल रिएक्शन में, या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाएगी। दोनों इंटर कन्वर्जन की बात की जाती है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो और क्या करवा दो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन होने लगे। या दूसरी चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हो और उन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये जिस भी साइंस की ब्रांच में होता है, उस ब्रांच को, उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट स्लाइड नोट कर लीजिए। केमिकल, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, या केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे, है ना। ये ब्रांच ऑफ साइंस, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करो तो डेली यूज में कहां कहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी यूज हो सकती है, यूजेस पे बात कर लेते हैं। यूजेस इन जनरली कहां पे आते हैं, बोर्ड में आते हैं आपके, इसमें जेई में बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पता होने चाहिए आपको। जैसे डिफरेंट टाइप के सेल्स हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स यूज करते हैं। जैसे आपके वॉच हो गई, इन सब में सेल यूज किया जाता है, या आपका इन्वर्टर में सेल यूज करते हैं, गाड़ियों में सेल यूज किया जाता है, कंप्यूटर में आपके सेल्स यूज होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो केमिकल एनर्जी है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर, और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। जैसे आप अगर बात करो तो ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ किस पे चल रहा था, बैटरी पे चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले तो बैटरी की बात हो गई, है ना। बैटरी क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में, कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स कंबाइंड किए जाते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम बैटरी या बैटरा भी बोलते हैं, ठीक है, बैटरी बोलते हैं। जैसे अगर आप इन्वर्टर की बात करो तो इन्वर्टर में H2SO4 फिल किया जाता है मीडियम की तरह, और उसमें डिफरेंट टाइप के रॉड्स होते हैं, और वो एक सेल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं, कभी कभी बोला जाता है इन्वर्टर में आपका वो खत्म हो गया है, कई लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वर्टर में पानी खत्म हो गया है, ठीक है। तो पानी नहीं खत्म हो गया, क्या खत्म हो जाता है, उसका एसिड बार बार चेंज करना पड़ता है, H2SO4 उसमें फिल किया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पूरी अपनी दुनिया चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आज की हमारी लाइफ के बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें हमारी बंद हो जाएंगी, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी।
फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इस तरीके की चीजें क्रिएट होती हैं। वो कहाँ पे क्रिएट होती हैं? अगर हम लोग बात करें ब्रेन की, है ना, तो ब्रेन में कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं नर्व सेल्स में, जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्या करते हैं? वो जो नर्व इंपल्स होता है, जो मैसेज होता है, उस मैसेज को ब्रेन तक ले जाना या ब्रेन से जो वर्किंग ऑर्गन है उस ऑर्गन तक लेके जाना, ये काम करते हैं नर्व इंपल्स। तो इसमें भी क्या इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उनको हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो उन इंपल्सेस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। जब नर्व सेल आप पढ़ते हो तो नर्व सेल जब आपको पढ़ाई जाती है तो बोला जाता है कि भाई ये एक नर्व सेल थी, ये मान लो एक नर्व सेल है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का राउंड राउंड सेल बॉडी बनाई जाती है, फिर नीचे से इस तरीके से, तो उसमें बोला जाता है कि नर्व के जो लास्ट में कुछ सिनेप्टिक छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, वो सिनेप्टिक पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे दूसरी नर्व अटैच होती है। एक की मान लो ये सिनेप्टिक पॉइंट्स हैं और दूसरे का ये है, तो इनके बीच में ये बिल्कुल इस तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, इनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। तो एक नर्व से दूसरे नर्व में अगर मैसेज जाना है तो किसके थ्रू जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू जाता है। और ये भी किससे रिलेटेड है? अगर हम बोलें तो ह्यूमन सिस्टम में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करती है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें दो तरीके का कंटेंट हम पढ़ेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा जो सेल हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला वाला फिनोमेनन होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो। दूसरा वाला जो सिस्टम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसमें क्या होगा? उसमें आप पहले इलेक्ट्रिसिटी दोगे और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। हाँ, रेडॉक्स की बात करेंगे हम। सेल में एनोड कैथोड की बात करेंगे, सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होगा। एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक पे होता है आपका रिडक्शन, है ना। नोट हो गया ये पॉइंट? एक मिनट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाली है उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस बताएंगे, वो उसमें है, सिलेबस में है। हो गया? अब इसकी और डिटेल भी करने वाले हैं अपन। ठीक, तो थोड़ा सा आज हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना हुआ होगा। ठीक, अपने सिलेबस में वैसे तो कई सारे सेल्स हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना होगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें अपने सिलेबस में हैं और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करूं तो देखो, सबसे पहली बात
कि जैसे मान लो आपने एक ये कंटेनर लिया, सपोज इसमें आपने फिल कर दिया कॉपर सल्फेट। क्या फिल किया आपने इसमें? कॉपर सल्फेट फिल कर दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का हमने इसमें क्या फिल कर दिया है? कॉपर सल्फेट, CuSO। और इसमें हमने क्या किया? एक रॉड डाली जिंक की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाने से पहले आपको ये चीज समझाना चाह रही, जिंक की रॉड डाल दी इसमें, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते हैं क्या हमको ऑब्जर्वेशन होता है। थोड़े टाइम बाद हमने देखा तो इस कंटेनर में हुआ क्या कि इस कंटेनर में ये जो इसका ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर फेड होने लगता है। ये जो ब्लू कलर है ये क्या हो जाता है? फेड होता है, लाइट ब्लू होने लगता है। ब्लू कलर क्या होगा इसका? फेड हो जाएगा। ब्लू कलर फेड होगा। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि ये वाली जो रॉड है ना ये थोड़ी थिन होगी। नीचे से आप देखोगे कि ये रॉड थोड़ी सी आपकी थिन हो गई है। ये रॉड थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी नीचे से। जिंक की रॉड है, ये क्या हो गई आपकी? थोड़ी सी पतली हो गई। और तीसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ रेड कलर का डिपॉजिट हो रहा है, या तो रॉड के ऊपर होगा रेड डिपोजिशन। कैसा डिपोजिशन होगा यहाँ पे? इसके ऊपर मैं रेड कर रही हूं तो ये ब्लैक क्यों? हाँ, रॉड के आसपास, नीचे भी आ सकता है। हाँ, रेड डिपोजिशन आपको दिखे। अब इन सब का मतलब निकालते हैं कि क्या मतलब है ये। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जिंक की रॉड नीचे से थोड़ी सी हमें पतली दिख रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये है कि ब्लू कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि रॉड के नीचे की तरफ हमें रेड कलर डिपॉजिट मिलेगा, रेड कलर के कुछ पार्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए जिंक की जो रॉड है वो सॉलिड रॉड है, ये क्या कर रही है? अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है। जिंक की रॉड ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन, उसका जो भी सिंगल एटम है वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और आपको पता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी कि जिंक की रॉड पे हो क्या रहा है? बेसिकली ऑक्सीडेशन। ठीक, पहली चीज ये पता लगी। हाँ, कि कितने इलेक्ट्रॉन, वो कैलकुलेशन से पता लगता है कौन सा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, दूसरी क्या चीज हुई कि जो सॉल्यूशन था CuSO4 का क्या था? एक्वस सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर सॉल्यूशन की बात करो तो CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu+2 होगा और SO4 -2 होगा।
क्योंकि आपको मालूम है कि सॉल्यूशन में आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। Cu+2 होगा और SO4-2 होगा। अब इसका जो Cu+2 है, ये जो आयन है Cu+2 एक्वस, ये Cu+2 आयन क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है कौन सी रॉड, जिंक की रॉड, और Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है, उसके इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये Cu सॉलिड बना लेगा। अगर इस रिएक्शन को आप देखो तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बना लिया, Cu सॉलिड। जहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है? जिंक की रॉड से, जिंक की रॉड Zn+2 बना रही है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। उन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें जो कॉपर का आयन था, उस आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और ये जो कॉपर सॉलिड होता है ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इस कॉपर सॉलिड की वजह से ही सॉल्यूशन से Cu+2 धीरे धीरे रेड कलर के कॉपर में कन्वर्ट होने लगा। इसीलिए रॉड के आसपास आपको क्या दिखाई देगा, कॉपर। सॉल्यूशन में कुछ कॉपर के पार्टिकल्स रेड कलर के आपको दिखाई देंगे। ठीक, अब दूसरी चीज, ये जो जिंक सॉलिड रॉड थी, ये जिंक की सॉलिड रॉड Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ये Zn+2 सीधे सीधे आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आयन सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। तो जिंक की रॉड से Zn+2 कहां पे आ जाएगा, सॉल्यूशन। ये कहां जा रहा है, सॉल्यूशन। तो पहले तो वो जिंक मेटल के फॉर्म में रॉड पे था, अब वो Zn+2 के फॉर्म में कहां पे चला गया, सॉल्यूशन में। इसीलिए धीरे धीरे आप देखोगे कि जिंक की रॉड क्या होगी, पतली होती जाएगी, क्योंकि जिंक लॉस हो रहा है ना, वहां से Zn+2 बाहर जा रहा है, तो Zn+2 तो सॉल्यूशन में चला गया, तो सॉल्यूशन में चला गया तो धीरे धीरे रॉड क्या होगी, पतली होगी। तो यहां पे लिख लो, एज वी सी दैट Zn+2 are in solution, so zinc rod becomes thin as time passes। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, पतली होती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन के कॉपर ने ऑक्सीडेशन किया और जो जिंक की रॉड थी उसने क्या किया, जिंक की रॉड ने ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन का जो Cu+2 था उसने क्या किया, रिडक्शन। कहीं पे भी अगर साथ साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, है ना। तो एक तरीके से अगर बोलो तो यहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स। रिएक्शन कैसा है, क्योंकि एक स्टेप में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, गेन ऑफ, इसलिए रिएक्शन कैसा है, अब आप बोलोगे एक चीज समझ नहीं आई कि कलर क्यों फेड हुआ, पहले ज्यादा डार्क ब्लू था अब लाइट ब्लू क्यों हो गया। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग उससे Cu+2 कहां जा रहा है, धीरे धीरे रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है,
कॉपर प्लस 2 की वजह से उसका ब्लू कलर था, है ना। अब कॉपर प्लस 2 तो कॉपर सॉलिड बना रहा है, और कॉपर सॉलिड का कलर होता है रेड, है ना। तो कॉपर प्लस 2 सोल्यूशन में से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, या अगर सोल्यूशन में पड़े भी हुए हैं तो वो किस फॉर्मेट पे चेंज हो गए, कॉपर सॉलिड में जो रेड कलर का है। तो धीरे धीरे कॉपर प्लस 2 के गायब होने की वजह से ब्लू कलर जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे फेड होता जाए। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट पॉइंट में उसको भी लिख लो, ये सारे पॉइंट नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, एज टाइम पासेस copper plus 2 from solution converted into copper solid which is red, copper plus 2 को लिख लो blue, so blue color fades up, ब्लू कलर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 कम होने लगे तो कलर कॉपर प्लस 2 की तरह के लिए था ब्लू, और कम हो गए तो क्या होगा, कलर फेड। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो, कहीं पे भी अगर इस तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी और उसी कंटेनर में रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। लिख लीजिए, व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction both occurs in same container, एक ही कंटेनर में दोनों हो रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा एक कंटेनर में और दूसरे में रिडक्शन, दोनों को ज्वाइन करेंगे, उसी से बनेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, बोथ अकर्स इन सेम कंटेनर, हो गया। मानवेंद्र थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज आवाज आ रही है, पियर्सिंग साउंड हो रहा। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कैसे बनता है ईसीसी। ईसीसी बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हेडिंग डाली थी लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा कुछ और बताने लगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन पहले समझ लो कैसे बनता है। दो कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर लेने का मतलब इनडायरेक्ट रेडॉक्स कराएंगे। अभी डायरेक्ट रेडॉक्स हो रहा था, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स, एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन, एक में होगा ऑक्सीडेशन दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन। एक कंटेनर ले लिया हमने, ये दूसरा ले लिया। एक कंटेनर में आप क्या करो, कोई एक मेटल की रॉड लगा दो और उसी मेटल का सॉल्यूशन, किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन, जैसे मान लो सपोज यहां पे आपने ले ली जिंक रॉड,
कैसी रॉड ले ली? जिंक की। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन फिल करो वो जिंक का सोल्यूशन फिल करो, जिंक के सॉल्ट का, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, इस तरीके के। मान लो हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया, ठीक। दूसरे वाले में क्या करो, दूसरे वाले में दूसरा रॉड ले लो किसी मेटल का, जैसे कॉपर का ले लिया, और जिस मेटल का रॉड लो उसी का कोई सॉल्ट ले लो और उसका सोल्यूशन फिल कर दो। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप फिर क्या करो, इन दोनों रॉड्स को एक सेल से जोड़ दो यहाँ पे। तीसरी चीज क्या करनी है, इसमें एक डिवाइस लगानी है, यू ट्यूब बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाना है। ये यू होता है, इसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम देते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। इतनी क्लियरिटी है? क्या करना है, एक कंटेनर लिया, उसमें एक कोई मेटल लीजिए, उस मेटल का कोई सॉल्ट ले लीजिए, उसका सॉल्यूशन फिल कर दीजिए। दूसरे कंटेनर में दूसरी कोई मेटल, उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल कर दीजिए। उन दोनों को अगर इंटरनली कनेक्ट करना है तो एक यू ट्यूब ली जाती है, उस यू ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। उसमें स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्ट फिल किए जाते हैं, इसका एक स्पेशल पर्पस है, वो पर्पस बताएंगे, और इसमें किस तरीके के सॉल्ट फिल किए जाते हैं उसकी भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात अगर करो तो जिंक रॉड और ये जो कॉपर की रॉड हमने लगाई है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, और किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है उसकी बेसिस पे एक को बोलेंगे एनोड, दूसरे को बोलेंगे कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप एक वर्ड याद रखेंगे, क्या? लोन। क्या वर्ड आपको याद रखना है? लोन। लोन का क्या मतलब है? लोन एक ट्रिक है बस। आप ऐसा भी कर सकते थे कि जिंक की रॉड को इधर लगा देते और कॉपर की रॉड को इधर लगा देते, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ऐसा है कि लेफ्ट साइड में उस कंटेनर को रखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो। किसको रखते हैं लेफ्ट साइड में? लेफ्ट में उसको रखेंगे जिसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में उसको रखेंगे जिसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। और उस रॉड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड बोला जाता है, और इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। लोन का क्या मतलब था? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन पार्ट, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है, इससे याद रखा जाता। इसका मतलब जो राइट साइड में होगा उसमें क्या होगा? रिडक्शन। राइट साइड में जो होगा उसको बोलोगे कैथोड, और वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इतनी बात क्लियर है? ये नोट हो गया सबका?
बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, स्लो स्टार्ट लिया हमने, ठीक है। 2-3 लेक्चर तक चैप्टर क्या होगा, जब तक कॉन्सेप्ट चलेंगे तब तक स्लो चलेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो तेज हो जाएगा। अनिष्का हो गया? ठीक है। अब देखो होगा क्या क्या। लेफ्ट साइड में जो रॉड है, लेफ्ट साइड की अगर बात करो तो लेफ्ट साइड में हम क्या देखते हैं कि जो जिंक का रॉड है, सॉलिड रॉड बोले तो सॉलिड मेटल, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर हम राइट साइड की बात करें तो एग्जैक्टली राइट साइड में होता क्या है कि राइट साइड में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने फिल किया हुआ, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का Cu+2 इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, ये एक्वस था, एक्वस बोले तो वाटर में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये सॉल्यूशन से आएगा Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड। तो अगर यहां पे देखो तो यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, रिडक्शन। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पता चलता है कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें, दो मेटल की हमने रॉड लिया डिफरेंट, किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। तो उसके लिए हम लोग इसमें रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड एक सीरीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है, मान लो किसी की वैल्यू है -2.99, -2.99 किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उस सीरीज में। ठीक है, वो सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी, वैल्यूज नहीं याद करनी पड़ेगी, केवल सीरीज। किसी की वैल्यू है -2.99 और किसी की वैल्यू है मान लीजिए -0.03। तो माइनस में बड़ी वैल्यू किसकी हो गई, -0.299, 2.99 वाली वैल्यू बड़ी हुई हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल में देखो तो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है ओवरऑल में वो छोटी वैल्यू हो गई। भाई दो वैल्यूज अगर हैं, एक वैल्यू है माइनस में 2.99 वोल्ट और एक वैल्यू है माइनस में 0.03 वोल्ट, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 0.03 वोल्ट वाली बड़ी होगी। तो ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका वोल्टेज, दो मेटल्स अगर हमने लिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, उसको हम लोग बनाते हैं एनोड। इसका मतलब उस रॉड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। और जो दूसरी वाली होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा दूसरे पहले के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है सबको। तो इसको हम लोग, जो आधा पार्ट होता है, जो आधी रिएक्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाफ सेल रिएक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिएक्शन। ये भी हाफ सेल रिएक्शन है, मतलब आधे सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। आधे सेल में ये हो रहा है, आधे सेल में ये, लेफ्ट में वो और राइट साइड में ये। ठीक है, अब थोड़ा सेल पे समझते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। यहां पे जिंक की रॉड थी, जिंक की रॉड Zn+2 बनाई और Zn+2 कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में बाहर आ जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, इस रॉड पे धीरे धीरे आएंगे, और इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए ये जो रॉड है ये कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी ये रॉड। Zn+2 धीरे धीरे कहां पे आएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे। Zn+2 धीरे धीरे सॉल्यूशन में आएगा, निकलेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्योंकि यहां से कनेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इधर से मूव करेंगे इस तरह, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहां पे जाएंगे, आपके कॉपर रॉड पे। कॉपर रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है सॉल्यूशन में, Cu+2 बैठा हुआ है और SO4-2 बैठा हुआ है। अब इस रॉड पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, वैसे ही ये जो Cu+2 है ये कहां जाएगा, Cu+2 इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे सेल रिएक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो कॉपर की रॉड है ये थोड़ी मोटी होती जा रही है, थिक होती जा रही है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन से Cu+2 इलेक्ट्रॉन ये जो इधर से आ रहे हैं उनको गेन कर करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, और वो सॉलिड इस रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा, तो कॉपर सॉलिड बनेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो राइट हैंड साइड की जो रॉड है जिस पे रिडक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, वो धीरे धीरे थिक होती जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे कहानी जस्ट उल्टी हो रही है, जिंक सॉलिड निकल निकल करके Zn+2 बन के सोल्यूशन में जा रहा है, यानी जिंक मेटल क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे रॉड धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो रॉड पतली होती जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो इस पॉइंट को लिख लो, एज टाइम पासेस zinc rod becomes thin because due to oxidation Zn+2 goes into solution and copper rod becomes thick. Copper rod becomes thick due to reduction copper solid deposited on rod. यहां तक की बात क्लियर है।
ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस तो हो गया रेडॉक्स का, है ना, ये स्टार्ट हो गया, हमने अरेंजमेंट लगाया तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये सॉल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं कि ये क्यों लगाया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। देखो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सोल्यूशन में खूब सारे Zn+2 आने लगे। पहले से यहाँ ZnSO4 था, तो जितने Zn+2 मान लो 100 मोल्स लिए आपने ZnSO4 के, तो 100 मोल्स अगर आप ZnSO4 के लेते हो तो 100 Zn+2 होगा और 100 SO4-2 होगा सोल्यूशन, ठीक। अब क्या हो रहा है, जिंक रॉड से भी Zn+2 आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, Zn+2 यहाँ पे सोल्यूशन में इकट्ठा होगा। जब Zn+2 धीरे धीरे सोल्यूशन में इकट्ठा होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, Zn+2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे गैदर होने लगेगा इस रॉड पे। इलेक्ट्रॉन तो हाई है जो लूज कर रहा है, यहाँ पे Zn+2 क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होगा, गैदर होगा। जब Zn+2 का नंबर बढ़ेगा तो आपको पता है Zn+2 पॉजिटिव है, उसी के इलेक्ट्रॉन थे वही बाहर निकले हैं जो रॉड पे गए और रॉड से दूसरी रॉड पे मूव कर रहे हैं। अब क्या करेगा, Zn+2 पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट बंद हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि ऑक्सीडेशन हो भी रहा है और धीरे धीरे Zn+2 जब ज्यादा हो गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगे, तो उतने इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ क्या केस बनेगा, दूसरी तरफ यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस होगा Zn+2 की वजह से। दूसरे सेल में इसी तरीके की दूसरी घटना होगी, वो क्या होगा, यहां से Cu+2 जा रहा है इस पे कॉपर सॉलिड बना करके, तो Cu+2 यहां से निकलने लगे सोल्यूशन से और कहां पे जाने लगे, रॉड पे। तो Cu+2 तो सोल्यूशन से इस पे रॉड पे चिपक रहे हैं, बट SO4-2 क्या है, अकेला पड़ा हुआ है। तो SO4-2 अब क्या होगा, पहले क्या था, जितने Cu+2 थे उतने ही SO4-2 थे, तो बैलेंस आउट था चार्ज। अब यहां से SO4-2 जो है वो क्या हुआ, ये ज्यादा होने लगेगा, Cu+2 जाने लगा धीरे धीरे, SO4-2 ज्यादा होने लगा, Cu+2 खत्म हो रहा है। तो अब SO4-2 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक जो यहाँ पे जैसे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिखाया गया है, इसमें दिखा दिया गया कि भाई एक कंटेनर इधर है और एक कंटेनर इधर है, दूर दूर पे है, लेकिन बेसिकली जो बैटरी आप देखते हो कितनी छोटी होती है। अगर आप वो एक कितनी बड़ी जो बैटरी आती है उसको देखो तो कितनी बड़ी होती है, तो उसमें तो ये डिस्टेंस इतने अपार्ट नहीं होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं। तो होता क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा नहीं बना रही हूँ सेटअप। इधर क्या हुआ था, लेफ्ट साइड में Zn+2 खूब सारे हो गए थे, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, Zn+2 खूब सारे हो गए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया खूब सारा। और इधर राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में आपका SO4-2 एक्सेस में हो गए, तो SO4-2 खूब सारे आ जाएंगे। यहाँ पे ये आपको सिस्टम बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सेल में बहुत पास पास होगा। तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन आ जाएगा। और जब कहीं पे भी स्मॉल डिस्टेंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहां पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल। तो ये जो सेल में इस तरीके का पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं उसको, जंक्शन पोटेंशियल। अब इस जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हमको नुकसान क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमको नुकसान क्या, प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है कि ये Zn+2 यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन पहले शुरुआत में जा रहे होंगे, बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और इधर जो सेल पे रिएक्शन रिडक्शन का हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे, तभी तो Cr+2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पे SO4-2 खूब सारे इकट्ठा हो जाएंगे, SO4-2 खूब सारे इकट्ठा हो जाएंगे। SO4-2 का नंबर अगर बढ़ेगा तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल। तो पता चला जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे SO4-2 इकट्ठा होकर के क्या कर रहा है, रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक तरफ से ऐसा केस हुआ कि इलेक्ट्रॉन को कोई एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक तरफ से क्या हो रहा है, -2 का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, है ना। तो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगी तभी होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो थोड़े टाइम बाद ये जो सिस्टम है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो उसके लिए क्या लाया गया, एक यू ट्यूब लाई गई, इन्वर्टेड यू ट्यूब, और उस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। उस सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हम फिल करते हैं सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्मेट में। सेमी सॉलिड का मतलब है यहाँ पे कॉटन प्लग वगैरह लगाया जाता है, मतलब कॉटन से बंद कर देंगे, कुछ इस तरीके का सब्सटेंस फिल करते हैं जो इसमें जाकर के मिक्स ना हो। और करेगा क्या, जैसे मान लो इसमें हमने KCl फिल कर दिया, सॉल्ट ब्रिज में क्या डाल दिया हमने, KCl। अभी पूरी चीज नोट डाउन भी करा दूंगी और आपको प्रिंटेड में भी प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा, एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप। यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज में कैसा सोल्यूशन फिल कर दिया हमने, KCl। अब KCl क्या करेगा, KCl क्या करेगा, ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब में हमने KCl डाला है, ये KCl क्या करेगा, इसमें दो आयंस होंगे K+ और Cl-। तो Cl- क्या करेगा, इधर से इस तरफ आएगा, Cl- यहाँ पे इस तरफ आएगा, और Cl- ये जो एक्स्ट्रा Zn+2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उनसे Cl- रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा ZnCl2 सॉल्ट। और ये ZnCl2 सॉल्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये सॉल्युबल होके सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो अब चार्ज Zn+2 के फॉर्मेट में ना रह करके किस में कन्वर्ट हो गया, ZnCl2 में। तो इधर से Cl- आया, उसने Zn+2 को अट्रैक्ट किया, सॉल्ट बनाया, सॉल्युबल फॉर्मेट में सॉल्यूशन में चला गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो दिक्कत आ रही थी वो खत्म हो गई। इधर क्या होगा, K+ इस SO4-2 का जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। SO4-2 का जो नेगेटिव चार्ज है जो एक्सेस में इकट्ठा हो रहा था उसको K+ क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और क्या बनाएगा, K2SO4, और ये भी सॉल्युबल होकर के नीचे सॉल्यूशन में अंदर चल। तो जो इधर एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था Zn+2 और SO4-2 की वजह से, वो जंक्शन पोटेंशियल डाउन होगा। ये Zn+2 जो इलेक्ट्रॉन को खींच खींच करके इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहे थे वो आराम से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। SO4-2 जो इन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, क्योंकि -2 का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं, नेगेटिव। ये K+ ने क्या किया, इसको सेटल डाउन कर दिया, SO4-2 के नंबर को भी कम कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं सेल तो आपका इस तरीके से चल रहा है। तो इस इन्वर्टेड यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज लगाने का क्या मतलब है, सॉल्ट ब्रिज का मतलब है कि एक तो ये जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं आउटर सर्किट, और ये जो अंदर से अंदर को सॉल्यूशन को जोड़ा है इसको बोलते हैं इनर सर्किट। तो एक तो इसने इनर सर्किट को कंप्लीट किया, दूसरा क्या किया, जो ये एक्स्ट्रा चार्ज डेवलपमेंट हो रहा था जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, जंक्शन पोटेंशियल, उसको खत्म करने का काम किया। तो सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, न्यूट्रल बनाता है सिस्टम को। दूसरी चीज जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करने की कोशिश करता है,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्लियर है बात? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब क्या क्या नोट करना है नोट कर लीजिए। ये वाली स्लाइड हो गई थी यहां तक की। अब लिख लो सॉल्ट ब्रिज। जी बोलिए। हाँ, सॉल्ट ब्रिज का क्या फायदा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। सॉल्ट ब्रिज, it is a salt filled in inverted U tube, filled in inverted U tube एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे KNO3 फिल करते हैं, KCl फिल करते हैं। फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बोर्ड में भी पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन है? अभी आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता। दूसरा इंटरनल सर्किट, सर्किट को शॉर्ट में CKT लिखते हैं, मालूम होगा सबको। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर। नोट हो गया? ऑनलाइन रिएक्शन भी लिख लो इसका, Zn+2। अगर आपने KCl लिया है सॉल्ट ब्रिज में तो रिएक्शन क्या क्या करेगा? ये Zn+2 प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस KCl टूटेगा पहले K प्लस और Cl माइनस में, फिर Zn+2 2Cl माइनस से रिएक्ट करके ZnCl2 बनाएगा। कहाँ चला जाएगा ये? सॉल्यूशन। कोई चीज सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाती है, इसका मतलब वो क्या है? सॉल्युबल। फिर आपका K प्लस आएगा, वो SO4-2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? K2SO4। ये भी कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन। ये सेल के रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? इनको छोटा मोटा रिएक्शन बोलेंगे, सेल रिएक्शन इसको नहीं बोलते। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रहने दें। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन और चीजें, नस्ट इक्वेशन वगैरह की बात करें। ठीक है।